नमस्कार साथियों, सुप्रभात। स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम संडे स्पेशल में लेके आए हैं राज्य की उत्पत्ति सिद्धांत। और राज्य की उत्पत्ति सिद्धांत से संबंधित जितने भी विचारक हैं उनके हम वन लाइनर लेके आए हैं। तो साथियों, अगर आपको क्लास अच्छी लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो आप एंड में चैनल को सब्सक्राइब करें और यूजीसी नेट की तैयारी को थोड़ा और आप गति दें और इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ाएं साथियों, ताकि आप यूजीसी नेट और मैं तो आशा करता हूं कि आप जेआरएफ क्वालिफाई करें, ताकि आप अगर कहीं बेरोजगारी के आलम में फंसे हुए हैं तो आपको किसी न थोड़ी आर्थिक सहायता भी मिलेगी और इसके साथ ही आपका जो एजुकेशन स्टेटस है वो अप करेगा, ग्रो अप होगा। और साथियों, यूजीसी नेट के लिए आपको जो मैं क्लासें डेली जो डाल रहा हूँ, ये क्लासों से ही आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही साथियों, आपको भी थोड़ा बहुत अब मेहनत और थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। और वो क्या है कि जिस प्रकार से एक दिन में एक क्लास लेके आऊँगा कि आपको किस प्रकार से एक स्ट्रेटजी बनानी है और उसी के माध्यम से आपको तैयारी करनी है। तो साथियों, शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। संडे स्पेशल में आज का पहला प्रश्न है साथियों, राज्य परिवार का संवर्धन है, ये कथन है। तो ये कथन साथियों अरस्तु का है। किसका है? अरस्तु का है। और अरस्तु ने कहा है कि व्यक्ति के सज्जीवन और सच्चरित्र के लिए राज्य आवश्यक है। अगला देखिए, होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में यानी होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? तो एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की और अराजकता की स्थिति बनी रहती थी। सामाजिक समझौता सिद्धांत आधारित है व्यक्तिवाद पर, यानी कि सामाजिक समझौता का जो मूल सिद्धांत है वो किस पे आधारित है? व्यक्तिवाद पर। व्यक्तिवाद क्या होता है साथियों? व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई भी कार्य करे या कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता होती है, या राज्य से ज़्यादा व्यक्ति को महत्व दिया जाता है, वो कहलाता है व्यक्तिवाद। जिसके अंतर्गत व्यक्तिवाद में व्यक्ति को साध्य माना जाता है और राज्य को साधन माना जाता है। साथियों, अगला प्रश्न है, लोक ने जिस पुस्तक में सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रतिपादित किया वो कौन सी है? तो वो साथियों है टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। साथियों, ये पुस्तक का आप नाम याद रख लीजिए। सामाजिक समझौता का विवरण किसमें मिलता है? टू ट्रीटाइज, कई जगह सेकंड भी लिखा हुआ है, सेकंड ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट। ये किसकी है? ये जॉन लॉक की पुस्तक है और इसमें सामाजिक समझौता का वर्णन मिलता है। लॉक द्वारा वर्णित प्राकृतिक अवस्था में लोग कैसे थे? जॉन लॉक ने तो प्राकृतिक अवस्था में लोगों को बहुत शांति प्रिय और एकांतवासी और बहुत ही सुसभ्य और भोले वाला बताया है। अगला देखिए, जॉन लॉक को साथियों उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। आप ये भी आप एक्स्ट्रा आप याद रखें, उदारवाद का जनक कहा जाता है। आदिम समाज यानी प्रिमिटिव के नियंत्रण में थे, यानी किसके नियंत्रण में रहते थे? आदिम समाज। तो वो प्रथाएं और रीति रिवाज के नियंत्रण में रहते थे साथियों। पहले शिक्षा कम थी, तो वहाँ कहीं की बात करें, चले हाँ, जो हम भारत की बात करते हैं तो भारत में प्राचीन समाज की बात करें, आदिम समाज की बात करें, तो लोग जो राजा महाराजाओं द्वारा जो चलाई गई प्रथाएं थी या जैसे वेद शास्त्रों के अनुसार जो चलाए गए रीति रिवाज थे उनका ही अनुसरण करते थे और उन्हीं के नियंत्रण में रहते थे। जिस प्रकार राजा भी एक वेद शास्त्र या जो धर्म शास्त्र होता है, राजनीति शास्त्र होता है, उसके नियंत्रण में रहता था और वो अपने गुरुओं या जैसे कि ईश्वर के प्रति वो अपने आप को जिम्मेदार मानता था। अगला देखिए साथियों, लोक के अनुसार सामाजिक अनुबंध का उद्देश्य था, यानी कि प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना। लोक ने प्राकृतिक अधिकार कितने प्रकार के बताए? 3 अधिकार बताए। पहला तो जीवन का, किसका साथियों? जीवन का। दूसरा है स्वतंत्रता का और तीसरा है संपत्ति का। किसका है? संपत्ति का अधिकार। इस प्रकार उन्होंने 3 प्राकृतिक अधिकार बताए थे। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, सन 1588 में मेरी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया मुझे और भाई को। देखिए, ये कथन है होब्स का। किसका कथन है साथियों? होब्स का।
और होब्स ने ये बात क्यों बोली, क्योंकि जब होब्स का जन्म हुआ था इंग्लैंड के अंतर्गत, तो उस समय इंग्लैंड में रक्तपात क्रांति चल रही थी और वहाँ पे बहुत भयानक माहौल था, और उस भयानक माहौल से होब्स डर गया था और वो एक डर के माहौल में जीने लग गया, इसलिए उन्होंने ये कथन कहा था। अगला देखिए साथियों, रूसो के राजनीतिक दर्शन में सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है। किसका करती है, तो ये जो प्रतिनिधित्व करती है समान हित की समान चेतना का, यानी कि सामान्य इच्छा में सभी लोगों का हित होता है और सभी लोगों का हित समान होता है, ऐसा रूसो कहते हैं। देखो रूसो की जो सामान्य इच्छा है साथियों, वो वास्तविक इच्छाओं का योग है। किसका योग है, वास्तविक इच्छाओं का योग है। अगला देखिए, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य एक रमणीय आनंद और एवं आदिम सादगी का जीवन व्यतीत करता था। यह कथन किसका है, ये रूसो का है। रूसो कहता था कि मनुष्य बहुत ही शांत और आनंदमय था, लेकिन उसमें संपत्ति का सर्प घुस गया। यह कथन किसका है, रूसो का है। रूसो ने कहा कि मनुष्य के जीवन में संपत्ति का सर्प घुस गया है और पूरे जीवन को तहस नहस कर दिया है। बाकी मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र है और सर्वदा बेड़ियों में जकड़ा जाता है, यह कथन भी रूसो का है। अगला देखिए, सरकार जनता के लिए जीवित औजार है। ये कथन किसका है, ये रूसो का है। देखिए रूसो ने व्यक्ति को बहुत महत्व दिया और उसने राज्य को एक साधन के रूप में माना है। तो उसने क्या कहा कि सरकार जनता के लिए एक जीवित औजार के जैसा यंत्र है। अगला देखिए, वह प्रथम विचारक जिसने सर्वप्रथम वास्तविक प्रजातंत्र को राजनीति की दुनिया में जीवित सिद्धांत बनाया है। तो वास्तविक प्रजातंत्र को राजनीति की दुनिया में जीवित सिद्धांत बनाने वाले विचारक है रूसो। रूसो की जो संप्रभुता है साथियों, उसे लोकप्रिय संप्रभुता कहते हैं। रूसो ने प्रत्येक प्रजातंत्र को सच्चा लोकतंत्र कहा है, ठीक है ना साथियों। और उसके जो संप्रभुता का सिद्धांत है वो कौन सा है, लोकप्रिय संप्रभुता है। और लोकप्रिय संप्रभुता जनता में निवास करती है और अंतिम और सर्वोच्च शक्ति जनता में ही निहित होती है। ये लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत है। अगला देखिए, लोक का प्राकृतिक कानून आधारित है, किस पे आधारित है, प्रज्ञा, विवेक या प्रज्ञा। देखिए प्रज्ञा क्या होती है, बुद्धि की सबसे ऊंची कोटि को प्रज्ञा कहते हैं साथियों। बुद्धि की सबसे ऊंची कोटि होती है उसको प्रज्ञा कहते हैं। अगला देखिए, दो समझौते के विचार का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया था जॉन लॉक ने। देखिए होब्स ने और रूसो ने दोनों ने एक एक समझौते का विचार किया था, लेकिन जो जॉन लॉक हुए थे उसने दो समझौते दिए थे। देखिए पहला समझौता मनुष्य के बीच प्राकृतिक अवस्था का अंत कर समाज स्थापित करता है, और दूसरा समझौता मनुष्य और शासक के बीच में राज्य की उत्पत्ति करता है। तो देखिए प्राकृतिक अवस्था का अंत करने वाला पहला समझौता है और राज्य का निर्माण करने वाला दूसरा समझौता है। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि लोक का दूसरा समझौता हुआ था तो मनुष्य और शासक के बीच में हुआ था। अगला देखिए, वह सामाजिक समझौता विचारक जो 18वीं शताब्दी में जीवित था। तो देखिए 18वीं शताब्दी में रूसो थे। पहले तो देखिए सामाजिक समझौते में कौन आता है, एच, एल और आर। मैंने पहले बता दिया साथियों, होब्स, लॉक, रूसो, ये तीनों ही सामाजिक समझौते थे, संबंध रखते हैं। और ये किसके लिए, ये राज्य उत्पत्ति के लिए। आज हम पूरा टॉपिक सिर्फ राज्य उत्पत्ति पे ही पढ़ रहे हैं। तो ये रूसो थे। रूसो की बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, द इमाइल है, और इसके अलावा इसकी एक है क्या, डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस। ये बहुत ही काफ़ी फेमस हुई थी रूसो की किताब। अगला देखिए, नगर राज्य शब्द जुड़ा हुआ है। तो देखो नगर राज्य शब्द का ये है यूनान से। देखिए जब हम पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटिकल की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो पॉलिटी शब्द बना है वो पोलिस से बना है, और पोलिस का अर्थ होता है नगर राज्य, और नगर राज्य कहाँ कहा जाता है, यूनान के अंतर्गत होता है। अगला देखिए, राज्य में होते हैं, देखिए राज्य के 4 तत्व माने जाते हैं। राज्य के 4 तत्व होते हैं, विलोबी के अनुसार 3 होते हैं, जनता, शासन तंत्र और संविधान। लेकिन फिर इसके बाद में देखिए जो सिज्विक है, सिज्विक ने भी 3 माने थे, लेकिन बर्टसली ने 4 माने थे। कौन सा, भूखंड,
जनता, एकता, संगठन और गेटेल ने भी कितने माने थे? 4। जनता, प्रदेश, सरकार और संप्रभुता। इस प्रकार से अलग अलग विचारक ने अलग अलग राज्य के उत्पत्ति के संबंध में मत दिए थे। राज्य है तो एक आवश्यक संघ है। अगला देखिए, राज्य की उत्पत्ति का वह सिद्धांत जो सर्वाधिक संतोषप्रद, सबसे ग्राह्य सिद्धांत माना जाता है, ये है राज्य का विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत। देखिए, इसमें जो इसके समर्थक है वो मैकाइवर है और भी कई जो विचारक है वो विकासवादी सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। अगला देखिए, किस सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक जागरूकता में राज्य की उत्पत्ति में सहायता दी है? तो ये आ जाएगा विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक जागरूकता राज्य के विकास में सबसे मुख्य घटक मानी जाती है। अगला देखिए, राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के पतन का कारण कौन सी क्रांति मानी जाती है? देखिए, इंग्लैंड के अंदर एक 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी और उस समय जॉन लॉक का जन्म हो चुका था और जॉन लॉक ने इस गौरवपूर्ण क्रांति में काफ़ी भूमिका निभाई और उसके दार्शनिक आधार को अपनाया गया। तो ये है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 में। उस समय क्या माना गया था लोगों ने कि भाई राज्य दैवीय शक्ति नहीं है, बल्कि राज्य एक लोगों द्वारा निर्मित किया गया एक सामाजिक समझौते के आधार पर इसका निर्माण हुआ है। 1776 में अमेरिका की क्रांति हुई थी और 1789 के अंतर्गत फ्रांस की क्रांति हुई थी और तीनों ने ही दैवीय अधिकारों के विरुद्ध अपनी क्रांति को शुरू किया था। यानी कि जो राज्य के दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत था उनका खंडन किया था किसने? तीनों ही क्रांतियों ने। अगला देखिए साथियों, कई बार पूछा जाता है कि ग्लोरियस क्रांति का संबंध किससे है? तो ग्लोरियस क्रांति का संबंध इंग्लैंड से है साथियों। गौरवपूर्ण क्रांति भी उसे कहा जाता है। राज्य की उत्पत्ति के लिए जन सहमति सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो किसने किया है? जन सहमति सिद्धांत जॉन लॉक ने किया है। अगला देखिए, क्योंकि लॉक ने 2 बताए थे, बाकी दोनों ने एक बताए थे, तो इन्होंने कहा कि जन सहमति के आधार पर राज्य की उत्पत्ति हुई है। राज्य उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व किसमें पाए जाते हैं? तो देखिए, इसके अंतर्गत जब ऐतिहासिक सिद्धांत के अंतर्गत इनका एक क्रम फिक्स है साथियों, रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना। इस प्रकार से ऐतिहासिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति होती है। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत से अभिप्राय है। देखिए, इसके अंतर्गत ये है, हीगल ने साथियों, देखिए जो दैवीय सिद्धांत का समर्थक हीगल ने आपको पता क्या कहा? हीगल ने कहा है कि राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये कथन किसका है? हीगल का है। तो वो भी दैवीय सिद्धांत का समर्थन करता है। पृथ्वी द्वारा राज्य का निर्माण, ईश्वर द्वारा राज्य का निर्माण होता है और राज्य इस पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। ये कथन किसका है? ये हीगल का है। कौन सा कथन होब्स पर लागू होता है? तो देखिए, होब्स के अनुसार लोगों ने न केवल समझौता किया बल्कि संप्रभु को निरंकुश शक्तियां प्राप्त है और तथा समझौता एक पक्षीय है। तो इसका अर्थ क्या है? कि इसका अर्थ ये है कि संप्रभु जो है वो समझौता एक पक्षीय है। वो जो लेवियातन है यानी कि निरंकुश शक्ति है उसकी तरफ से समझौता नहीं है। ये किसकी तरफ से समझौता है? ये समझौता सिर्फ लोगों की तरफ से है। और कब हुआ था ये समझौता? प्राकृतिक अवस्था में रह रहे लोगों के मध्य समझौता हो गया और उसके बाद में उसने क्या कहा कि मैं भी अपने सारे अधिकार निरंकुश शक्ति को सौंपता हूँ और आप लोग भी सारे अधिकार अपने निरंकुश शक्ति को सौंप दो। अगला देखिए, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर अत्यधिक उचित एवं विश्वस्त है? तो साथियों, ये है विकासवादी। सबसे ज़्यादा जो विश्वस्त सिद्धांत है वो विकासवादी सिद्धांत है। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था समाप्त हो गई क्योंकि देखिए, रूसो ने क्या कहा था? असमानता ने संपत्ति की संस्था को जन्म दिया। मैंने ये पहले ही बताया साथियों कि रूसो ने कहा कि जब मनुष्य बहुत ही शांत और आनंदमयी था, लेकिन संपत्ति जैसे ही आई तो उसका जीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो प्राकृतिक अवस्था किससे समाप्त हुई थी? संपत्ति से। अगला देखिए, अर्थशास्त्र का लेखक है कौटिल्य। कौन है साथियों? कौटिल्य ने भी राज्य के देवी और शक्ति सिद्धांत दोनों का ही
समर्थन किया है राज्य उत्पत्ति के मामले में। सामाजिक समझौता का सिद्धांत आधारित है साथियों, ये है व्यक्तिवाद पर। अभी मैंने बता दिया था, जॉन लॉक के मतानुसार जनता को परिवर्तित करने का अधिकार है, तो किसी सरकार को यदि वह समझौते के अंतर्गत अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करे तो। देखिए, जो जॉन लॉक होता है वो समझौते का उल्लंघन करने के लिए कहता है, अगर जब वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करे, कौन? सरकार का उल्लंघन कर सकता है, लेकिन उसने कहा राज्य का उल्लंघन नहीं कर सकता है। अगला देखिए, होब्स के अनुसार सामाजिक समझौता क्या है? तो एक दार्शनिक सत्यता है। होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में पारस्परिक संबंधों की स्थिति क्या थी? वही थी, एक दूसरे से युद्ध करते थे, अराजकता की स्थिति थी और एक दूसरे को मारने के लिए उतारू थे। जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन का सही क्रम है। तो देखिए, सबसे पहले प्राकृतिक अधिकार, फिर प्राकृतिक अवस्था, फिर इसके बाद में समझौता और फिर नागरिक समाज, और इसके बाद में अंत में क्या आता है? राज्य का निर्माण होता है। अगला कथन साथियों, जो मनुष्य समाज में नहीं रहता है या तो वह पशु है या देवता है। ये बहुत ही प्रसिद्ध कथन है अरस्तु का। किसका है? अरस्तु का। अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है। ये भी कथन किसका है? ये अरस्तु का ही है। अगला देखिए, रूसो लोकप्रिय संप्रदाय का प्रथम समर्थक नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये है फ्रीमैन का। फ्रीमैन ने लोकप्रिय संप्रदाय का प्रथम समर्थक नहीं माना है। किसको? रूसो को। प्रजातंत्र मूर्खों का शासन है, ये कथन है फ्रैंकलिन का। किसका है? फ्रैंकलिन का। संपत्ति शक्ति का स्रोत है, ये कथन किसका है साथियों? ये मैकियावेली का है। किसका है? मैकियावेली का। मैकियावेली ने कहा है कि किसी भी राजा को, किसी व्यक्ति को मार देना चाहिए, बल्कि उसकी संपत्ति नहीं लूटनी चाहिए, क्योंकि वह अपने पिता के हत्यारे को माफ़ कर सकता है, लेकिन अपनी संपत्ति हड़पने वाले को कभी माफ़ नहीं करता है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा मैकियावेली ने कहा था। रूसो की सामान्य इच्छा है, तो सामान्य हित है, यानी आदर्श इच्छाओं का योग है या वास्तविक इच्छाओं का योग माना जाता है। अगला देखिए, राज्य की यांत्रिक अवधारणा के अनुसार, देखिए यांत्रिक अवधारणा में क्या होता है? राज्य का निर्माण मनुष्य द्वारा होता है, यानी कि राज्य को क्या माना जाता है? यंत्र यानी मशीन। राज्य को एक साधन माना जाता है और व्यक्ति को साध्य माना जाता है। पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितनी कविता है। ये किसका है? ये बेंथम का है। किसका है? ये बेंथम का है। बेंथम ने उपयुक्ततावाद के सिद्धांत का समर्थन किया है और उपयुक्ततावाद का जनक भी कहा जाता है बेंथम को। लेकिन बेंथम ने गुणात्मक और मात्रात्मक सुख का इसमें कहीं पे भी वर्णन नहीं किया है। ये करने वाले थे J.S. मिल। J.S. मिल ने गुणात्मक और मात्रात्मक सुखों में अंतर किया है और उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार एक संतुष्ट सुअर होने से अच्छा है असंतुष्ट मनुष्य होना, और एक संतुष्ट मनुष्य होने से अच्छा है असंतुष्ट सुकरात होना। इस प्रकार से J.S. मिल ने अपने विचार दिए थे। और बेंथम तो कहता है कि सुख तो सुख होता है, चाहे अगर आपको कीचड़ में खेलने से भी सुख प्राप्त हो रहा है तो वो सुख है, और चाहे आपको कविता पाठ करने से भी सुख प्राप्त हो रहा है तो वो सुख है। लेकिन J.S. मिल ने इनमें सुखों में गुणात्मक और मात्रात्मक विभेद किया था। अगला देखिए, मैकियावेली अपने युग का शिशु था, क्योंकि देखिए मैकियावेली अपने युग का शिशु है। ये किसने कहा था? ये देखो, इसमें मैक्सी नहीं होना चाहिए सर, इसमें डनिंग होना चाहिए। कौन होना चाहिए? डनिंग ने कहा था कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था। तो ये किसने कहा था? प्रोफेसर डनिंग ने कहा था, क्योंकि वह सामयिक परिस्थितियों से प्रभावित था, यानी कि उस वर्तमान में क्या परिस्थितियाँ चल रही थी, और उसने राजा के लिए जब द प्रिंस रचना की थी। द प्रिंस के अंतर्गत कहा है कि भी राजा को शेर की तरह बहादुर और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, और राजा को साधनों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। साधन तो सर्वदा ही पवित्र होते हैं, और आप तो साध्य पे ध्यान देना चाहिए। साधन उचित और अनुचित का कोई फर्क नहीं पड़ता है, साध्य पवित्र होना चाहिए। ये किसने कहा है? ये मैकियावेली ने कहा है। अगला देखिए, सामाजिक समझौता सिद्धांत का विकास हुआ है तो कब हुआ है? 18वीं शताब्दी में सामाजिक समझौता संबंधी विचार होब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन, और जो कि 1651 में आई थी। लोक ने अपनी पुस्तक शासन पर 2 निबंध, यानी कि उसको कहते हैं टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट, ये फिर ये 1690 में, और रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी 1762 में
ये इस प्रकार से विचार दिए थे। तो साथियों यहाँ पे तीनों ही पुस्तकों का नाम आ गया जिनमें सामाजिक समझौता का वर्णन है। तो साथियों मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आएगी और इस क्लास के माध्यम से आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि इसके अंतर्गत लगभग हम सभी विचारकों को जो राज्य उत्पत्ति से संबंधित अपने विचार दिए हैं। लोक की प्रमुख देन है, तो लोक की प्रमुख देन क्या है? जन सहमति का सिद्धांत। लोक को आधुनिक राजनीतिक विचारधारा का द्वितीय जनक या प्रथम मैकियावेली कहा जाता है। लोक को व्यक्तिवाद का जनक कहा जाता है, लोक को उदारवाद का जनक भी कहा जाता है। प्रथम व्यक्तिवादी जॉन लॉक तथा उदारवाद का जनक जॉन लॉक है। अगला देखिए साथियों, उदारवाद का पिता आ गया ना। उदारवाद का पिता किसे माना जाता है? जॉन लॉक को। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने जन सहमति का सिद्धांत दिया था। होब्स ने धर्म का आधार स्पष्ट किया है, अदृश्य शक्तियों का भय। यानी होब्स के समय गृह युद्ध चल रहा था और रक्तपात क्रांति हो रही थी इंग्लैंड में, इसलिए उसने भय का माहौल बताया। होब्स गृह युद्ध के समय इंग्लैंड से भागकर फ्रांस चला गया और फ्रांस में उसने अपना ग्रंथ लेवियाथन लिखा और इसी ग्रंथ में राजा के निरंकुश राजतंत्र को उचित ठहराया है। तो होब्स राजतंत्र का बहुत बड़ा समर्थक था, लेकिन जॉन लॉक आया इसके बाद में और जॉन लॉक ने राजतंत्र का यानी देवीय सिद्धांत का देवी सिद्धांत का खंडन किया है। यानी राज्य उत्पत्ति के संबंध में जो देवी सिद्धांत था उसका खंडन किया है। अरस्तु के बाद राज्य का व्यवस्थित विवरण किया है तो वर्णन किया है, तो ये किया है इटली के मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस के अंतर्गत। राज्य विकास का परिणाम है, तो ये कथन है विकासवादी सिद्धांत का। किसका है? विकासवादी सिद्धांत का। कौन सा क्षेत्र यानी भूभाग को राज्य का तत्व नहीं माना जाता? यानी कौन सा ऐसा विचारक है जो इसको नहीं मानता है? वो है सीले। कौन है? सीले, जो भूभाग को अनिवार्य नहीं मानते हैं। एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास किए राज्य स्थापित नहीं हो सकता है, कथन है। यह है प्लूटार्क का। किसका कथन है साथियों? ये प्लूटार्क का। अगला देखिए, वह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूमि के टुकड़े के चतुर्दिक बाड़ा बनाया तथा ये कहा कि ये मेरी भूमि है और जिसका अन्य व्यक्तियों ने अपनी नादानी के कारण विश्वास कर लिया और वह व्यक्ति समाज का यथार्थ संस्थापक था, तो ये है रूसो का। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है साथियों। किसका है? ये रूसो का कथन है। वह प्रथम लेखक जिसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व बताया है, यह है क्लेवर। कौन है? क्लेवर। जिसने 1817 में राज्य के लिए एक निश्चित भूमि का होना आवश्यक माना है, जबकि बर्नसली के अनुसार राज्य का व्यक्तिगत आधार जनता है और उसी आधार पर भौतिक आधार भूमि है। यानी उसने कहा कि अगर हम जैविक आधार की बात करें तो वो जनता है और अजैविक आधार की बात करें तो भूमि है। वैज्ञानिक भौतिकवाद का संबंध है। देखिए, वैज्ञानिक भौतिकवाद की बात कर रहा है, भौतिकवाद का संबंध है होब्स से। किससे है? होब्स। वैज्ञानिक समाजवाद का पिता कहा जाता है कार्ल मार्क्स को और एंजिल को। किसको माना जाता है? कार्ल मार्क्स और एंजिल को। राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द प्रयोग किसने किए? तो किसने किए थे? राज्य को कॉमनवेल्थ कहने वाले होब्स थे। होब्स राज्य एवं सरकार में कोई अंतर नहीं करता है और दोनों के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग करता है। साथियों आप ये याद रखिए, कॉमनवेल्थ किसने कहा था? होब्स ने। होब्स कहता है कि मनुष्य में 3 कारणों के लिए संघर्ष चलता रहता है। वो कौन से कारण हैं? तो तीनों कारण देखिए साथियों। इसके अंदर प्रतिद्वंद्वता यानी प्रतिस्पर्धा, धन और यश कमाने के लिए और यश बढ़ाने की इच्छा के लिए। ये तीनों ही कारण हैं जिसके लिए मनुष्य में हमेशा के लिए संघर्ष चलता रहता है। होब्स ने किस प्रकार की शासन व्यवस्था को उचित माना है? तो होब्स ने निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है। किसमें? अपनी बुक लेवियाथन के अंतर्गत।
होब्स के अनुसार मनुष्य का मूल स्वभाव है तो मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी है, ईर्ष्यालु है, झगड़ालू है और वह अराजकता की स्थिति में रहता है और वह सिर्फ अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। ये कथन है होब्स का। आधुनिक काल का वह प्रथम विचारक जिसने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन संभव नहीं है या असंभव है। तो ये कथन है रूसो का। किसका है? रूसो का साथियों। अगला देखिए प्रश्न, वैज्ञानिक भौतिकवाद का संबंध है। वैज्ञानिक भौतिकवाद का संबंध होब्स से। किससे है? होब्स से। अभी आ गया था, ये रिपीट हो गया है। कॉमनवेल्थ ये भी रिपीट हो गया है साथियों, ये भी रिपीट हो गया है। अगला देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। हाँ, यहाँ से देखिए साथियों, लोक अपूर्ण प्रजातांत्रिक है क्योंकि वह व्यक्तिवादी है। देखिए ये कथन है लॉर्ड ब्राइस का। लॉर्ड ब्राइस ने ये कहा था कि वह पूर्ण रूप से प्रजातांत्रिक नहीं है क्योंकि वह व्यक्तिवादी है और जो व्यक्तिवादी है वो प्रजातांत्रिक नहीं हो सकता है। अगला देखिए साथियों, सामाजिक अनुबंध के प्रयोजन के संबंध में सही कथन है। देखिए सामाजिक अनुबंध के संबंध में सही कथन है तो इसके अंतर्गत देखिए होब्स का तर्क क्या था कि बुद्धि संगत आत्मरक्षण की खोज सामाजिक अनुबंध की ओर ले गई और प्राकृतिक अवस्था का भयावह अवस्था है, इससे छुटकारा पाने के लिए समझौता होता है। परंतु राजा जब नागरिकों की जान लेने की कोशिश करता है तो नागरिक राजा को हटाकर नया राजा बना सकते हैं। ये किसका कथन है? ये होब्स का कथन है साथियों। उसने कहा है कि अगर राजा प्राण, उसने आत्मरक्षा का अधिकार बताया था। किसने? होब्स ने। व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा कर सकता है, अगर राजा उसका वध करना चाहे तो उसको हटाकर दूसरा राजा बना सकता है। फिर लोक ने क्या कहा था? लोक ने 3 सुविधाएं, आपको ही पता, 3 प्राकृतिक अधिकार थे, 3 असुविधाओं को टालने की जरूरत सामाजिक अनुबंध की ओर ले गई। लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भाव, परस्पर सहायता की अवस्था, ये आप अवस्थाएं याद रखिए। और इस प्रकार से उन्होंने 3 प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए नागरिक समाज की स्थापना की थी। 3 प्राकृतिक अधिकार साथियों में बार बार इनका जिक्र करता हूँ, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार है। फिर रूसो ने क्या कहा था? ये सामाजिक समझौते के ऊपर विचार चल रहे हैं। रूसो ने कहा था कि खोई हुई स्वतंत्रता की खोज में सामाजिक अनुबंध की ओर ले गई और रूसो ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वलिटी के अंदर प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है। ये उसकी बुक है साथियों, किसकी? रूसो की। और एक पुस्तक है उसकी डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। रूसो के सामाजिक अनुबंध से संबंधित नहीं है तो क्या नहीं है? हिंसक मृत्यु का भय। ये किससे है? ये होब्स का है। किसका है? होब्स का है। देखिए उसने कहा प्रकृति की ओर लौटो, बिल्कुल सही है। ग्राम्य सुषमा का आनंद, बिल्कुल सही है। यानी मनुष्य प्रकृति के रमणीक आंचल में अटखेलियाँ करते हुए सर्वथा सरल, समानतापूर्ण और सुख में जीवन बिताता है, इसे कहते हैं ग्राम्य सुषमा। और तथा सभ्यता के विकास के साथ समाज में विषमताएं पैदा होती है, ये कथन है। और स्वतंत्र होने के लिए बाध्य करना, ये भी किसका है? रूसो का है। लेकिन हिंसक मृत्यु का भय, ये रूसो का नहीं है साथियों। होब्स के अनुसार सामाजिक समझौता उत्पन्न हुआ प्राकृतिक अवस्था में रह रहे लोगों के बीच में। अगला देखिए साथियों, लोक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार नहीं है तो 3 अधिकार बताए थे। कौन सा? जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति। ये नहीं है समानता का। लोक ने कौन से सिद्धांत का खंडन किया? तो उन्होंने कौन से सिद्धांत का? राजशाही यानी राजतंत्र का खंडन किया। और इसके अलावा राजशक्ति, दैवीय अधिकार का खंडन भी किया था उसने।
जॉन लॉक की प्राकृतिक अवस्था का लक्षण है तो क्या है, व्यक्ति के पास 3 नैसर्गिक यानी प्राकृतिक अधिकार है। देखो, प्राकृतिक अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। राज्य में समाहित है तो राज्य में जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता समाहित है, यानी कि ये राज्य के 4 तत्व हो गए साथियों। देखिए ये किस में आया था, कॉलेज व्याख्याता संस्कृत शिक्षा 2009 के अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया था। अगला देखिए, राज्य और समाज के अंतर संबंध में सही कथन है। तो देखिए इसमें सही कथन है साथियों, इसमें है राज्य और समाज का सह अस्तित्व। कौन सा है, राज्य और समाज का सह अस्तित्व आ जाएगा इसके अंतर्गत। अगला देखिए, और इसके अंतर्गत देखिए बारकर के अनुसार ये क्या राज्य और समाज के एक दूसरे से संबंधित है। यदि ऐसा नहीं होता तो राज्य की स्थापना नहीं हो सकती थी। एक अन्यत्र परिभाषा में बारकर ने लिखा है कि दोनों एक ही नैतिक उद्देश्य के लिए बने हैं और वे परस्पर व्याप्त होते हैं और मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से उधार लेते हैं। एक राज्य के राष्ट्र बनने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, जनसंख्या में जो जनसंख्या है वहाँ पे राष्ट्र एकता की भावना जरूरी है। कोई सा भी देश हो, अगर वहाँ राष्ट्र एकता की भावना जरूरी होगी, और अगर वहाँ नहीं है राष्ट्र एकता की भावना तो वो देश नहीं है। जिस प्रकार से अफगानिस्तान के अंदर देखिए, वहाँ एक राष्ट्र यानी राष्ट्र एकता की भावना नहीं है, इसीलिए वहाँ पे तालिबान ने कब्जा कर लिया है और अपना शासन शुरू कर दिया है। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का मत है तो राज्य ईश्वर की रचना है। क्या है, ईश्वर की रचना है, यह दैवीय सिद्धांत कहता है। और हीगल भी इसके काफ़ी समर्थक है। सामाजिक संविदावादी है, कौन है, तो HLR ऑफ लॉक रूसो। अगला देखिए, ये हो गया यहाँ तक हो गया था। यहाँ आगे देखिए, सामाजिक संविदा का सिद्धांत राज्य की रचना निम्न परिमाण है। देखिए तो किसका है, ये व्यक्तियों के मध्य सामाजिक संविदा पर। होब्स को व्यक्तिवादी कहा गया है क्योंकि होब्स का सारा दर्शन व्यक्ति की सुरक्षा पर केंद्रित है, इसलिए होब्स को व्यक्तिवादी भी कहा गया है, लेकिन पूर्णतः व्यक्तिवादी नहीं है होब्स। होब्स का सामाजिक अनुबंध तो व्यक्ति के रूप में जनता के बीच, यानी कि सामाजिक अनुबंध किसके मध्य हुआ था, जनता के बीच ही हुआ था, यानी प्राकृतिक अवस्था में रह रहे लोगों के बीच में अनुबंध हुआ था। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था समाप्त हो गई। कब समाप्त हो गई, जब संपत्ति का सर्प घुस गया, यानी कि संपत्ति आ गई। पहला राजा एक भाग्यशाली योद्धा था, ये कथन किसका है, ये वाल्टेयर का है साथियों, क्योंकि हमारी जब ऑब्जेक्टिव क्लास आई थी उसके अंदर भी हमने बात की थी। और ये किसका समर्थन करता है, ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। अगला देखिए, लोक ने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत को प्रेरणा मिली है, किससे मिली है, तो देखिए लोक जो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 में। कब हुई थी साथियों, 1688 में। कब हुई थी, 1688 में। सुमेलित नहीं है। देखियो, चेतना व्यक्ति का निर्माण नहीं करती है, बल्कि व्यक्ति चेतना का निर्धारण करता है। ये कथन किसका है, ये हीगल का है। किसका है, हीगल का नहीं है, ये कथन है चेतना व्यक्ति का निर्माण नहीं करती है, बल्कि व्यक्ति चेतना का निर्धारण करता है। ये कार्ल मार्क्स का कथन है। जबकि अगर इसको उल्टा पढ़ा जाए कि अगर चेतना व्यक्ति का निर्माण करती है तो हीगल आ जाएगा। तो हीगल ने कहा है कि जो सारा जो इस संसार के अंतर्गत सारा जो गतिविधियां चल रही है वो चेतना के माध्यम से चल रही है। चेतना पदार्थ का निर्माण करती है, और जबकि कार्ल मार्क्स कहता है कि पदार्थ से चेतना का निर्माण होता है। मैंने साथियों इसका उदाहरण भी आपके सामने स्पष्ट किया था कि आप रास्ते में जा रहे हो, आपको कोई भी सुंदर व्यक्ति हो, चाहे वो ही हो या सी हो, तो आप उस पदार्थ को, वो पदार्थ है, जैविक पदार्थ है, उसको देखकर आपके मन में कई प्रकार की चेतनाएं जागृत हो जाती है। और वो चेतनाएं पता नहीं आपको
कहाँ शिखर तक पहुंचा देती है, और आप उन कल्पनाओं से, यानी जैविक पदार्थ, यानी पदार्थ से आपकी चेतना का निर्माण हुआ है। आपने उसको देखा, आपके मन में ख्याल आया, अच्छा है, अच्छी है, सुंदर है, सुशील है, क्यों ना हम इसको जीवन साथी बना ले। तो ये इस प्रकार से पदार्थ को देख के आपके मन में कई चेतनाएं उत्पन्न होती है। तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने, जबकि हीगल ने कहा था कि चेतना से आपका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। अगला देखिए, होब्स के मतानुसार जब व्यक्तियों द्वारा संप्रभु की स्थापना की जाती है तो उस स्थिति में आधारभूत प्रयोजन है, कौन सा है, तो शांति और सुरक्षा की स्थापना। किसकी? शांति और सुरक्षा की स्थापना। अगला देखिए साथियों, और होब्स ने राज्य को क्या कहा था? कॉमनवेल्थ कहा था। और अंत में उसने क्या कहा था? उसका आदेश, यानी कि संप्रभु का आदेश ही कानून है, और संप्रभु निरपेक्ष है, अविभाज्य है, स्थायी है और अध्यय है। ये संप्रभुता की विशेषताएं बताई है। किसने? होब्स ने बताई है। और होब्स ने कहा कि वो तो निरंकुश और असीम शक्ति है। कौन? संप्रभु। अब देखिए साथियों, ये संप्रभु यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं है, और एक प्रकार से वो एक कानून है। सामाजिक समझौते संबंधित लोक की अवधारणा सर्वोत्तम अंगित है। तो किसमें? सीमित शासन की बात करता है, सीमित और निश्चयात्मक। जो लोक है वो सीमित और संवैधानिक सरकार की बात करता है। होब्स के प्रयोजन का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है तो परम शक्तिशाली राज्य के रूप में। रूसो के मतानुसार सामाजिक समझौता है तो क्या है? देखिए, लोकप्रिय प्राथमिक, यानी कि जो रूसो का जो लोकप्रिय संप्रभुता से है, और लोकप्रिय प्राथमिकता के अनुसार विविध, यानी कि विविध शासनों की रचना करता है। रूसो की मान्यता है कि सामान्य इच्छा के विरुद्ध लोगों के कोई अधिकार नहीं हो सकते हैं, और प्रभुसत्ता यानी संपूर्ण समाज में निहित है, जनता में निहित है। अर्थात इसलिए रूसो के राज्य में जनता को विद्रोह का अधिकार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई जब जनता ही कानून बना रही है तो वो अपने ही कानूनों का या अपने ही अधिकारों का उल्लंघन कैसे करेगी। भाई जब समझौता कर लिया, मान लीजिए मैं और कोई एक अन्य व्यक्ति, दोनों ने मिलकर कोई समझौता किया है, और वो समझौता हमने ही किया, तो हमारे अलावा तो कोई और है ही नहीं उस समझौते में, तो हम दोनों ही उसका अधिकार कैसे करेंगे, उल्लंघन कैसे करेंगे। इसलिए उन्होंने ये बात बताई थी। अगला देखिए, रूसो लोक की तरह प्राकृतिक अधिकारों की बात नहीं करता है, और रूसो द्वारा प्रजातंत्र शासन का उदय हुआ, और यानी कि रूसो ने प्रजातांत्रिक शासन की नींव रखी। राज्य की उत्पत्ति में आधिपत्य नेतृत्व की भूमिका विषयक ग्रामसी के कथन का अर्थ है। देखिए, जो एंटियो ग्रामसी हुए थे, एंटियो ग्रामसी को नव मार्क्सवाद कहा जाता है या नव मार्क्सवादी कहा जाता है, और इन्होंने एक हेजेमनी का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? हेजेमनी का, प्रधानता का सिद्धांत दिया था। और इस प्रधानता के सिद्धांत में देखिए, प्राधान्य के निर्माता बल और प्राधान्य के विरोधी बल तथा प्राधान्य के समर्थक बल, और उन्होंने इस प्रकार से 3 प्रकार के बल बताए। एक तो निर्माता के बल, विरोधी के बल और समर्थक के बल। और ग्रामसी ने चिरसम्मत मार्क्सवाद की अनेक मान्यताओं को अस्वीकार करते हुए बुजुर्गवा राज्य का नया विश्लेषण प्रस्तुत किया है, इसलिए इसको नव मार्क्सवादी कहा जाता है। एंटियो ग्रामसी ने हेजेमनी का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, और इसने ये कहा था कि जो विचारधारा है वो जरूरी है। समाज में ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जो उनके विचारों को धीरे धीरे निरंतर परिवर्तित करते रहे और उनमें एक वैचारिक क्रांति का निर्माण करे, ऐसा एंटियो ग्रामसी कहते हैं। आगे, इस सिद्धांत के अनुसार आधुनिक बुजुर्गा समाज की दृढ़ता का मुख्य स्रोत शासक वर्गों की प्रधानता यानी हेजेमनी है, जो उनकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता में व्यक्त है। तो उन्होंने कहा है कि अगर धीरे धीरे उनके विचारों में और उनकी संस्कृति में अगर हम जो मार्क्सवादी विचारधारा का नींव रखेंगे तो धीरे धीरे वो परिवर्तित हो जाएगी, और उनकी जो हेजेमनी है, प्रधानता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और उनमें वैचारिक प्रधानता उत्पन्न हो जाएगी। होब्स के लेवियाथन में व्यक्तिवाद के
मूल का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है, यानी कि जो लेवियाथन है उस व्यक्तिवाद में मूल क्या है। तो चूंकि इस स्थिति में स्वनिर्मित है, मनुष्य उसके भीतर, मनुष्य उसके सर्वश्रेष्ठ विकल्प का प्रयास करेंगे। देखिए, और इसके अंदर और क्या कहा है कि होब्स लेवियाथन में लिखता है कि प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य एक दूसरे से लड़ते थे और इस अवस्था में उचित और अनुचित का कोई स्थान नहीं था, धोखा और शक्ति ही मुख्य गुण समझे जाते थे, इसलिए इसको व्यक्तिवादी भी माना जाता है। लोक ने इस दृष्टि से समर्थन किया है किसका, राज्य और व्यक्तियों की कृत्रिम कृति का। साथियों, ये वन लाइनर है, तो वन लाइनर में हम प्रयास कर रहे हैं इसको भी पूरा समझाने का। विचार करने वाला व्यक्ति पतित पशु है, यह दृष्टिकोण है रूसो का। देखिए, ये किसका है, रूसो का। और रूसो ने बर्बर सीवेज कहा था मनुष्य को, आदि मानव वंचर कई नाम दिए थे। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य है तो राज्य एक निर्मित संस्था है, यानी कि प्राकृतिक नहीं और कृत्रिम संस्था मानी जाती है। मार्क्स प्लेटो और अरस्तु व अन्य या दूसरे अन्य विचारकों की तरह राज्य को एक प्राकृतिक संस्था नहीं मानता है, क्यों, ये तो सब प्लेटो, अरस्तु और कई भी विचारक है जो प्राकृतिक संस्था मानते हैं, लेकिन जो मार्क्स है उसको कृत्रिम संस्था मानता है। मार्क्स राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग भेद बताता है। वह कहता है कि जो उत्पत्ति होती है वो धनिक वर्ग और गरीब वर्ग यानी मजदूर वर्ग के बीच में एक क्रांति होती है, और उस क्रांति के कारण ही जो धनिक वर्ग होता है वो उनका शोषण करता रहता है, और अंत में एक ऐसा समय आता है कि जो गरीब वर्ग है यानी मजदूर वर्ग क्रांति कर देते हैं और राज्य का निर्माण होता है। अगला देखिए, राज्य के उद्भव के संबंध में होब्स लोक रूसो में क्या समानता है, यानी क्या समानता थी या क्या सामान्य है। तो राज्य व्यक्तियों द्वारा समझौते की देन है, यही समानता है। तीनों ने यही समझौते सिद्धांत पर विचार प्रकट किया था। निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो साथियों ये देखिए, समाज की अपेक्षा राज्य की गतिविधियों का क्षेत्र कम है, यानी कि समाज का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा है और राज्य का कम है। समाज की अपेक्षा राज्य की गतिविधियों का क्षेत्र कम है, सही बात है। अगला देखिए, आधुनिक राष्ट्रीय राज्य प्रणाली के उत्थान की शुरुआत निम्न में से किसके बाद हुई है। ये हुई है वेस्टफेलिया संधि, जो आधुनिक राष्ट्र राज्य की प्रणाली के उत्थान के लिए 1648 के अंतर्गत वेस्टफेलिया संधि हुई थी। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत से अभिप्राय है। देखिए, दैवीय सिद्धांत का अर्थ होता है कि राज्य ईश्वर की देन है और वो राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, यही दे। राज्य कानून का निर्माण नहीं करता वरन कानून राज्य की स्थापना करता है, ये कथन है डिगविट का। किसका है, डिगविट का। होब्स और रूसो के सामाजिक सिद्धांत की समानता क्या है, दोनों की समानता है कि समस्त शक्तियाँ संप्रभु को देना। अगला देखिए साथियों, देखिए दोनों ने कहा है कि वे सारी शक्तियाँ संप्रभु के हाथ में हैं और संप्रभु उन शक्तियों का सर्वोच्च और असीम मालिक है। उसका सामाजिक अनुबंध यानी समझौता विवेक की विजय का प्रमाण है, यानी कि सबूत है, न कि ठोस आवश्यकता। ये कथन किसका है, ये लोक का है। लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में स्पष्ट कानून नहीं था, न ही स्पष्ट व्यवस्था थी, लेकिन व्यक्ति विवेकशील थे यानी सोच समझ सकते थे, इसलिए इन असुविधाओं को दूर करने के लिए सामाजिक समझौता किया। राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत में तत्व किसमें पाए जाते हैं, यानी रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना। इस प्रकार से ऐतिहासिक उत्पत्ति होती है किसकी, राज्य की। अगला देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा कथन राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है। तो राज्य उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई है,
देखिए इसके अंदर क्या हुआ कि मार्क्स ने कहा है कि भाई समाज में दो वर्ग बनते गए, हर बार अलग अलग वर्ग बनता गया, जिस प्रकार से जमींदार वर्ग और किसान वर्ग, फिर इसके बाद में जैसे ही आगे आगे युग बढ़ता गया तो मजदूर वर्ग, मालिक वर्ग, धनिक तंत्र और गरीब जो मजदूर तंत्र, इस प्रकार से निर्माण होता गया। मार्क्स के अनुसार राज्य एक संस्था है जो एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के दमन और शोषण के लिए स्थापित की जाती है, और उन्होंने कहा है कि अंत में राज्य का लोप हो जाएगा। कब? जब क्रांति होगी, क्रांति होने के बाद में हो जाएगा। और इसी ने कहा था मार्क्स ने कि दुनिया के मजदूरों तुम एक हो जाओ, तुम्हारे पास में खोने के लिए जंजीरों और बेड़ियों के अलावा कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। ये कथन है मार्क्स का। लेवियाथन को किसने जलाया था? तो लेवियाथन को जलाया था साथियों, ये जलाया था क्लेरेंडन ने। किसने जलाया था? क्लेरेंडन ने। उन्होंने कहा कि ये राजद्रोह, विश्वासघात और धर्म विरुद्ध की इतनी अधिक मात्रा है, किसमें? लेवियाथन के अंतर्गत। अगला, राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं है। टी.एच. ग्रीन का है। टी.एच. ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक है साथियों। ग्रीन के अनुसार राज्य का कार्य श्रेष्ठ जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट, यानी कि जो जीवन की श्रेष्ठता है उसको प्राप्त करने के लिए जो बाधाएं आती है उसको दूर कौन करता है? राज्य करता है। ये कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, अपवित्र, दरिद्र, असभ्य और क्षणिकता, ये है हॉब्स का। किसका है ये? हॉब्स का। क्योंकि हॉब्स मनुष्य को हिंसक मानता है, और ये वो हॉब्स मानता है कि जो मनुष्य है वो जन्म से ही स्वार्थी है, झगड़ालू है, ईर्ष्यालु है और अराजकता की स्थिति में रहता है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और प्रत्येक स्थान पर बंधन रहता है। ये रूसो का है। किसका कथन है? रूसो का। और किसमें है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थक है? तो दैवी सिद्धांत के समर्थक है जेम्स प्रथम और फिल्मर। इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने अपनी पुस्तक, ये याद रखिए, द ट्रू लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज, या कई बार इस पुस्तक का केवल इतना ही नाम आता है, द लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज। ये किसकी है? ये जेम्स प्रथम की है, और इसमें राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया है, और उसने कहा है कि जो राजा है वो ईश्वर का दूत है, और उसका अवहेलना, यानी कि राजा की अवहेलना करना ईश्वर की अवहेलना करने के बराबर है। राज्य की उत्पत्ति के अनेक सिद्धांत, निम्नांकित में से कौन सा सिद्धांत सबसे, ये 2-3 बार रिपीट हो गया साथियों, ऐतिहासिक और विकासवादी सिद्धांत जो सबसे उपयुक्त और वैज्ञानिक माना जाता है। हॉब्स ने कौन से सिद्धांत का खंडन किया था? तो दैवीय अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया था। और अगला देखिए, राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत को घटिया इतिहास, घटिया तर्क और घटिया दर्शन कहा है? ये सामाजिक अनुबंध के, किसको कहा है? सामाजिक अनुबंध को कहा है। अगला देखिए, संपत्ति इतनी पवित्र है कि संप्रभु उसे छू भी नहीं सकता है। ये कथन किसका है? ये जॉन लॉक का है। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य को अपने शरीर पर स्वामित्व है, यानी कि मनुष्य अपने शरीर का स्वामी है, अतः अपने शरीर व अपने हाथों से वह जो काम करता है उसके साथ उसका अपना नाम जुड़ जाता है। अतः संपत्ति का जो अधिकार है वो, यानी कि संप्रभु से, यानी संपत्ति का जो अधिकार है वो संप्रभु को छू नहीं सकता है और संप्रभु का कुछ कर नहीं सकता है। अगला देखिए, व्यक्ति नागरिक समाज में उतना स्वतंत्र है जितना वह प्राकृतिक अवस्था में है। तो ये किसका कथन है? लॉक का। देखिए, लॉक ने ही नागरिक समाज की संज्ञा दी थी, और लॉक ने राज्य को क्या कहा था? सिविल सोसाइटी। क्या कहा था? सिविल सोसाइटी। हॉब्स ने क्या कहा था? कॉमनवेल्थ। क्या कहा था? कॉमनवेल्थ। अगला देखिए, रूसो ने नई शराब को पुरानी बोतलों में उड़ेला है और बोतल फट गई। ये कथन किसका है? ये बारकर का है। किसका है? बारकर का। बहुत ही शानदार कथन है साथियों। उसने कहा है कि भाई रूसो ने क्या किया है कि जो नई शराब है उसको पुरानी बोतलों में भर के और एक नया लेबल लगा दिया है। किस संबंध के बारे में कहा था? सामाजिक समझौते के सिद्धांत के बारे में कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का एक भूभाग नहीं है?
तो राज्य का भूभाग नहीं, महासागर। ये तो इसको आप छोड़ दिए साथियों, ये तो आप अपने सह विवेक से भी कर सकते हो। हाँ, 1688 की इंग्लैंड की क्रांति का दार्शनिक आधार यानी किसे माना जाता है, तो जॉन लॉक को। किसे माना जाता है? जॉन लॉक ने 1688 की क्रांति का समर्थन किया है, जिसमें जेम्स द्वितीय को हटाकर विलियम को राजा बनाया गया था, और लॉक ने राज्य के शक्ति के दैवीय अधिकार एवं शासन के पैतृक यानी पैट्रियार्की सिद्धांत का खंडन किया है, और संवैधानिक शासन यानी सीमित सरकार और जनसम्मति सिद्धांत का समर्थन किया है। साथियों, मैंने पहले भी कहा था कि वो संवैधानिक सरकार और सीमित सरकार का समर्थन करता है, जॉन लॉक। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का प्रयोग कर अपने विचारों को सविस्तार प्रतिपादित नहीं किया है? तो देखो, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत टी.एच. ग्रीन अपने सामाजिक अनुबंध सिद्धांत का समर्थन नहीं करता है। टी.एच. ग्रीन एक आदर्शवादी विचारक है। राज्य केवल जीवन के अस्तित्व में आया है और अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है, अरस्तु का है कथन। किसका है? अरस्तु का है। और राज्य व्यक्ति के जीवन को शुभ बनाने के लिए होता है, ये कथन किसका है? ये अरस्तु का है। अरस्तु ने कहा है कि राज्य एक नैतिक समुदाय है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, ये कथन किसका है? विकासवादी का। देखिए, विकासवादी में बर्गेस के अनुसार राज्य इतिहास की उपज है, और विकासवादी सिद्धांत के समर्थक मैकाइवर, गिलक्राइस्ट, बर्क, मॉन्टेस्क्यू, लिकोक, गार्डनर और बर्गेस माने जाते हैं। साथियों, ये विकासवादी सिद्धांत के समर्थक है। मार्क्सवादी राज्य सिद्धांत से संबंधित कथन है, तो इन्होंने कहा कि राज्य एक वर्गीय संस्था है जिसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। क्या करता है साथियों? एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है। होब्स ने नैसर्गिक अवस्था का वर्णन किया है युद्ध की अवस्था में, ये आ गया है साथियों। अगला देखिए, संविदा सिद्धांत जिस मान्यता पर आधारित है वो किस पे है? व्यक्ति की गरिमा पर। यह सिद्धांत व्यक्ति को साध्य पहले कहा था और राज्य को साधन मानता है। ये व्यक्तिवादी सिद्धांत यही होता है। राज्य का लोप हो जाएगा, उक्त कथन है कार्ल मार्क्स का। किसका है? कार्ल मार्क्स का है। और देखिए, मार्क्सवाद क्या होता है? हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसका वो करेगा। ये याद रख लीजिए, इसे मार्क्सवाद कहा जाता है। किसे कहा जाता है? या इसको समाजवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समाजवाद। यानी कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुसार उपभोग करेगा। इसको समाजवाद नहीं सर, इसको साम्यवाद कहा जाता है, यानी कम्युनिज्म कहा जाता है इसको। अगला देखिए, और राज्य एक प्राकृतिक संस्था है, तो राज्य एक प्राकृतिक संस्था अरस्तु का कथन है। किसका है ये? अरस्तु का। अपने बुक्स द पॉलिटिक्स के अंतर्गत राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानता है और मनुष्य स्वाभाविक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है, ये कथन है अरस्तु का। लोक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का तात्पर्य है प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार के अधिकार थे, ये आगे है साथियों। रूसों के अनुसार प्राकृतिक अवस्था मनुष्य की कैसी थी? तो रूसों ने मनुष्य को एक सभ्य बराबर प्राणी यानी नोबल सेवेज माना है या वंचर माना है। इस प्रकार से कई कथन है। जिसे नैतिकता अनैतिकता का ज्ञान नहीं था, वह अनादिकालीन सादगी में अपना जीवन व्यतीत करता था और वह अपने प्रकृति में मदमस्त रहता था। ये किसका कथन है? ये रूसों का कथन है। सरकार एक न्यास है, ये कथन किसका है साथियों? सरकार एक न्यास है, न्यास ट्रस्ट। तो देखिए साथियों, ट्रस्टशिप सिद्धांत दिया था महात्मा गांधी ने भी, इसको हम महात्मा गांधी जी से भी जोड़ सकते हैं। अगला देखिए, होब्स की जन्म तिथि, ये तो यार कोई नहीं, 1588।
रक्त संबंध में समाज बनता है और समाज से ही राज्य की उत्पत्ति होती है, ये कथन है मैकाइवर का। अभी आया था ना मैकाइवर, ये किसके है? ये विकासवादी सिद्धांत के समर्थक है, ऐतिहासिक विकासवाद के, यानी कि जो सारा विकास इतिहास से हुआ। द मॉडर्न स्टैंड अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि पीढ़ियों का विकास होता गया और रक्त संबंध अदृश्य हो गया। यानी सबसे पहले क्या था? एक व्यक्ति था, या मान लीजिए कि जैसे दो व्यक्ति थे और उसमें एक नर और एक मादा था, फिर उनमें जनन हुआ, फिर उनका कुनबा बढ़ता गया, पहले धीरे धीरे रक्त संबंध था, फिर उसमें से कुछ छोड़ के अपने कबीले को छोड़कर दूसरी जगह चले गए, फिर वो उनमें वापस जनन हुआ और फिर वहाँ पे एक नया कबीला बन गया, फिर वहाँ से फिर उनमें से कुछ व्यक्ति छोड़ के दूसरी जगह चले गए, फिर वहाँ पे कबीला बन गया, जहाँ पे कबीला था धीरे धीरे वहाँ पे जनसंख्या बढ़ती गई और इस प्रकार से राज्य की उत्पत्ति हो गई। ये सिद्धांत है ऐतिहासिक विकासवाद सिद्धांत। अगला है रूसो की सामान्य इच्छा आदर्श इच्छाओं का योग है या वास्तविक इच्छाओं का योग है। अगला है कौन सा सिद्धांत अतार्किक और अनैतिहासिक है? तो ये कथन सामाजिक समझौते सिद्धांत के लिए प्रयुक्त किया गया है। ये किसने कहा है? ये जो ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत है उन्होंने सामाजिक सिद्धांत को बकवास बताया। जॉन लॉक कहाँ का निवासी था? जॉन लॉक कहाँ का था? इंग्लैंड का निवासी था और 1632 में इनका जन्म हुआ और 1704 में इनका निधन हो गया। इसे क्रांति का दार्शनिक भी कहते हैं और ये किसके इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति है उसका समर्थन किया। होब्स ने किस पुस्तक की रचना की? लेवियाथन की, जो कि 1651 के अंदर प्रकाशित हुई थी। लोक समर्थक थे, यानी कि प्रतिनिधि प्रजातंत्र के किसके हैं? जबकि होब्स निरंकुश राजतंत्र का और रूसो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का। होब्स की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन है, तो होब्स की प्राकृतिक अवस्था का वर्णन केवल आंशिक रूप से ठीक था और पूर्ण रूप से नहीं। होब्स ने प्राकृतिक अवस्था को एकांकी, दीनहीन, घृणित और पाश्विक और क्षणभंगुर बताया है। किसने बताया है? होब्स ने। अगला प्रश्न देखिए साथियों, व्यक्तिवादी था क्योंकि इसके दर्शन का आधार कौन? लोक व्यक्तिवादी था साथियों। सॉरी, मैं यहाँ से इसको मिस कर दिया। लोक व्यक्तिवादी था क्योंकि इसका दर्शन का आधार व्यक्ति और व्यक्ति की प्राकृतिक अधिकार थे। रूसो सामान्य समझौते के प्रतिपादन में, तो देखिए रूसो सामान्य समझौते के प्रतिपादन में क्या किया था? लोक से आरंभ करके होब्स में अंत करता है, यानी कि लोक से तो शुरू करता है और होब्स पे अंत करता है। रूसो की जो सामान्य इच्छा है वो लोकप्रिय संप्रभुता के विचार से संबंधित है, जो कि होब्स का जो निरंकुश या पूर्ण सत्तावाद के साथ मिल जाता है, ऐसा कहा गया है। जॉन लॉक ने उचित ठहराया, किसे उचित ठहराया साथियों? इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति को। अगला देखिए, होब्स के अनुसार प्रभु का अकेला कार्य प्रदान करता है, यानी प्रदान करना है। क्या करना है? जीवन की सुरक्षा का कार्य है होब्स के अनुसार। किसका काम? लेवियाथन का। होब्स के अनुसार सुरक्षा का अर्थ केवल व्यक्ति की श्वास ही नहीं बल्कि व्यक्ति की सभी प्रकार की संतुष्टियाँ शामिल है। होब्स का लेवियाथन आधारित है तर्कशास्त्र पर। किस पर आधारित है? तर्कशास्त्र पर आधारित है। होब्स निरंकुशवादी राजतंत्र का समर्थक है, इसलिए उसने लेवियाथन को 4 भागों में बांटा है। देखिए साथियों, बहुत ही अच्छी शानदार यहाँ पे डिटेल दी गई है। इस डिटेल में प्रथम में प्राकृतिक अवस्था है, दूसरे में राज्य की उत्पत्ति है, तीसरे या संप्रभुता है और तीसरे और चौथे में धर्म और राज्य के संबंध बताए गए हैं। अगला देखिए साथियों, अगला होब्स के अनुसार मनुष्य को प्रेरित करने वाला उत्तम अंश है भय। होब्स ने कहा था मैं और भय मेरा जुड़वा भाई है और हम दोनों का जन्म एक साथ हुआ है। क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय इंग्लैंड में ये रक्त क्रांति चल रही थी और अशांति का माहौल चल रहा था, इसलिए होब्स वहाँ से चलकर फ्रांस भाग जाता है। जॉन लॉक का प्रथम ग्रंथ लिखा गया है ताकि उस ग्रंथ का खंडन किया जा सके, जिसका विकास किया था फिल्मर। देखिए
फिल्मर जो हुए थे उनके ऊपर ही जॉन लॉक ने टू ट्रीटाइज या सेकंड ट्रीटाइज ऑफ सिविल गवर्नमेंट लिखी थी। किस पे? दैवीय सिद्धांत का खंडन करने के लिए। लॉक ने अपनी पुस्तक में राजा के दैवीय सिद्धांत के अधिकारों का खंडन किया है। इसलिए उन्होंने प्रोफेसर वान ने कहा है कि लॉक की जो दो शासन पर दो निबंध यानी टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट पुस्तक दो नाली वाली बंदूक है जो एक फिल्मर की और दूसरी होब्स के विरुद्ध तनी हुई है। यानी कि एक तो फिल्मर की तरफ थी, फिल्मर के किसके? दैवीय सिद्धांत की तरफ, और दूसरा होब्स के निरंकुशवादी यानी कि लेवियाथन की तरफ तनी हुई थी। अगला देखिए, रूसो का सिद्धांत प्रयास करता है एक कृत्रिम क्रिया करने का। यानी कि रूसो का सिद्धांत प्रयास करता है एक कृत्रिम क्रिया का, कौन सी? स्वतंत्रता और सत्ता के बीच। लॉक्स का सरकार सहमति पर आधारित है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत का समर्थक है हेनरी मैन। इसको पितृसत्तात्मक सिद्धांत का प्रबल समर्थक माना जाता है। मातृसत्तात्मक सिद्धांत यानी कि एक तो पेट्रियार्की, एक मेट्रियार्की। मेट्रियार्की में मॉर्गन और मैक्लेनान और जैक्स, ये तीनों ही किससे संबंधित है? मेट्रियार्की से है। अगला है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत में सहमति की निरंतरता का विचार किसने दिया? तो जॉन लॉक ने दिया था। किसने दिया था? जॉन लॉक ने। उन्होंने कहा कि भाई अगर निरंतरता, सहमति निरंतर बनी रहेगी तभी वो राज्य में बने रहेंगे, अगर जहाँ सहमति खत्म हो जाएगी वहाँ राज्य खत्म हो जाए। जॉन लॉक ने, जिसका अर्थ यह है कि सरकार और व्यक्ति के बीच में सहमति अस्थायी नहीं है। यदि सरकार व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती है तो, यानी कि उन्होंने कहा स्थायी नहीं है, और अगर रक्षा नहीं कर पाती है तो व्यक्ति एवं समाज एक ऐसी सरकार को बदल सकते हैं। अगला है, राजनीतिक जागरूकता को राज्य की उत्पत्ति में सहायक किसने ठहराया है? तो विकासवादियों ने। किसने ठहराया है? विकासवादियों ने। अगला देखिए साथियों, राज्य उत्पत्ति का ऐतिहासिक सिद्धांत किसकी चर्चा करता है? किसकी चर्चा करता है? रक्त संबंध, धर्म, बल, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक चेतना। ये क्रम याद रखिए साथियों, ये क्रम हमेशा पूछा जाता है। अगला है, राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग संघर्ष है। किसका मत है? कार्ल मार्क्स का। किसका मत है साथियों? कार्ल मार्क्स का है। अगला देखिए, रूसो के राजनीतिक दर्शन में सामान्य इच्छा प्रतिनिधित्व करती है, यानी समान हित और समान चेतना का ये आ गया साथियों। ये पूरे सारे के सारे रिपीट हो गए हैं, प्रज्ञा वाले ये सब रिपीट हो गए साथियों। तो साथियों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, और ऐसे ही आज की जो हमारी क्लास है वो राज्य की उत्पत्ति सिद्धांत को लेकर थी, और इससे कई प्रकार के प्रश्न, जो कई विचारक हैं उनके प्रश्न भी इससे स्पष्ट होते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी साथियों, कमेंट्स करें, और मिलते हैं ऐसी ही अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।